नमस्कार। न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाईकोर्ट की आपत्ति और नई दंड संहिता के नियमों के चलते अब यूपी में पति पत्नी के विवाद, घरेलू हिंसा और मानहानि के मामलों में सीधे एफआईआर नहीं होगी। पीड़ित पक्ष को इसके बजाय अदालत में परिवाद दाखिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही प्रयागराज हाईकोर्ट ने शादीशुदा पुरुष को लिव इन में रहने की छूट दे दी है। इसे अब क्राइम नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या को समाज का गहरा कलंक माना है। क्या भारत में भी किशोरों के लिए सोशल मीडिया के नियम सख्त होने जा रहे हैं? इन्हीं सब पर विश्लेषण करेंगे। साथ होंगे विधि एक्सपर्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता शुभम मिश्र जी। शुभम जी नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। शुभम जी, 3-4 चीजें जो डीजीपी ने ऑर्डर किए हैं कि डीजीपी ने कहा है कि दहेज संबंधी मामले में घरेलू हिंसा, चेक बाउंस जैसे वित्तीय विवाद, माइंस एंड मिनरल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पशुओं से क्रूरता और मानहानि के मामले में परिवारवाद को उन्होंने अनिवार्य कर दिया। ये ऑर्डर आज ही जारी किया है उन्होंने। आपको लगता नहीं सीधे एफआईआर नहीं होगी तो क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा? परिवाद को अगर देखा जाए तो उस पर तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है कि आपको अदालत जाना है, फिर वहाँ पूरी प्रक्रिया करनी है, पैसे भी आपके बहुत सारे खर्च होंगे और अगर आपको जानकारी ज़्यादा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको इधर उधर दौड़ना भी बहुत पड़ेगा। ये मुश्किलें नहीं आएंगी क्या आपको लगता है पीड़ित पक्ष को? जी बिल्कुल। इस पहलू को समझने के लिए हमें डीजीपी श्री राजीव कृष्ण जी के सर्कुलर को समझना होगा। हाँ। उसमें उसकी नीड इसलिए थी कि हमारे थानों में आज बाढ़ सी आ चुकी है घरेलू हिंसा, घरेलू विवाद के मामलों की। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जितने कोर्ट में है उससे अधिक थानों में है। सबसे पहले तो वो थाने में ही जाते हैं और थाने में हर पक्ष सामने वाले पे कार्रवाई कराकर एडवांटेजियस पोजीशन पे आना चाहता है मुकदमा शुरू होने से पहले ही। तो कहीं ना कहीं थानों का बोझ कम करने के लिए और खास तौर पर जो मुकदमे सिर्फ बनावटी रूप से लाए जाते हैं जिससे कि केवल एक दूसरे पर हम एडवांटेजियस पोजीशन पे आ जाएं, दूसरे को हैरान परेशान कर सकें, तो उसकी रोकथाम की वजह से ये सर्कुलर जारी हुआ कि हम जिन मामलों में कोई सीरियस इंजरी ना हो, जिन मामलों में केस बिल्कुल साफ सुथरा ना दिख रहा हो कि ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, ऑफेंस कमिट हुआ है, तो हम इसमें एक मीडिएशन की तरह ये प्रेरित करें कि कोर्ट जाएं। आपको अगर अभी भी कोई ग्रीवियांस है तो आप कोर्ट में जाके परिवाद दाखिल करें। अब आपका सवाल कि परिवाद दाखिल करने की जो प्रोसेस है वो तो बहुत लंबी है। हाँ। तो एक डीजीपी सबसे ऊंची पोस्ट जो पुलिस की है उसके द्वारा साफ तौर पर यह कह देना कि हम एफआईआर एक तरह से अब दर्ज नहीं करेंगे इन मामलों में, उससे तो अपराधी को शह मिलती है और जो पीड़ित पक्ष है खासतौर से महिलाएं, वो तो आवाज पहले भी नहीं उठाती थी, अब तो और ज्यादा डरेंगी कि हमारी सुनवाई ही नहीं होनी है थाने में तो हम जाएं क्यों। और जो जाएंगे भी उनको अगर इसी सर्कुलर, अब सब कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के विवेक पर छोड़ दिया है, जो कितना विवेकशील होता है ये सबको पता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अगर लौटा दिया उस महिला को जो अपनी शिकायत लेके आई है, वो उसी घर में वापस जाएगी जिस घर की शिकायत लेके गई थी। वहां पर उसको अब जो लोग पीड़ित अगर कर रहे थे, ऐसी स्थिति में और अधिक पीड़ित करेंगे और अधिक प्रताड़ित करेंगे कि आपको थाने गए थे, कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पाए, तो अब कहां जाओगे। ठीक बात। कोर्ट जाने का समय और कोर्ट जाने की अवस्था तक तो छोड़ा ही नहीं इस सर्कुलर ने। ये दो पहलू हैं। एक डीजीपी स्तर का ये सर्कुलर इस तरह से शायद नहीं पारित होना चाहिए था। इसके लिए शुभम जी आपको मैं अब थोड़ा सा और आप तो वैल्यू ऐड कर रहा हूं। कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था से थानों में बेवजह मुकदमों का बोझ कम होगा, कोर्ट जाने का रास्ता आसान होगा,
मामले की मेरिट में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ये जो बातें इन्होंने कही है, ये जो एलोबरेशन उन्होंने किया है, आप प्राइमा फेसी पहले ही एसेस किए ले रहे हैं कि यही होगा। अगर कोई पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और लगातार पीट रहा है और 4-5 दिन पीटने के बाद अगर वो पत्नी थाने जा रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो कब वो कोर्ट जाएगी, कब उसको ग्रीवेंसेस में शार्ट आउट उसकी ग्रीवेंसेस होंगी। मतलब एक लंबा प्रोसेस है। जो पुलिस की जो पहली प्राइमा फेसी थी कि पुलिस में हम जाएंगे तो हमको पहले ही राहत मिल जाएगी, वो तो आज की तारीख में मुझे लगता है पीड़ित पक्ष के लिए तो बड़ी मुश्किल सब घड़ी आ गई है। देखिए साहब, ऐसा है कि थानों में शिकायतों का बोझ और कोर्टों में मुकदमों का बोझ, ये हाँ। कम ऐसे नहीं किया जाता कि आप थाने का बंद कर दें और कोर्ट का दरवाजा बंद कर दें। हाँ, ऐसे कम नहीं होता। जी इससे कम करने के लिए तो आप अपनी मैन पावर बढ़ाइए, आप अपने तरीकों में एफिशिएंसी लाइए, आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको स्किल्ड करिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप दरवाजा ही बंद कर दें। आपने तो सरसरी तौर पर जो सर्कुलर निकाला, उसका नीचे स्तर पर जो थाने स्तर हैं, खास तौर से रूरल इंडिया के, वहां पर कितना इसका मिसयूज होगा कि हमें, वो तो ये समझेगा थानेदार कि हमें पावर ही नहीं है अब 498A और आज जी 85-86 BNS में FIR दर्ज करने की, तो उसको कहां तक आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो इसकी नीड नहीं थी। अच्छा, इसका बेसिस भी आया, एक बंसल वर्सेस बंसल केस की गाइडलाइंस हैं कुछ, तो जी उसी को बेस लेके सर्कुलर जो है आज पब्लिश हुआ है। उस जजमेंट में भी मात्र इतनी ही गाइडलाइंस थी कि अगर 498 की कोई FIR दर्ज होती है तो उसे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी के पास भेज दिया जाए, जिससे कि एक मीडिएशन हो सके, 2 महीने तक अरेस्टिंग ना करें, और इस दरमियान अरेस्टिंग के विरुद्ध वो अपने से हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसके लिए एंटिसिपेटरी बेल भी ले लेता था। तो वो नजरिया कोर्ट का वहां तक तो सही था कि उस समय FIR दर्ज होने के बाद यदि पति या कोई परिवार का सदस्य पीड़ित हो रहा है तो कोर्ट जा सके, उसे अरेस्ट ना हो, मीटिंग्स बराबर होती रहे पति पत्नी की। लेकिन इसको इस तरह से DGP के सर्कुलर में बदल देना कि अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, माइनिंग डिस्प्यूट्स हैं, पशु के खिलाफ अत्याचार है, इनमें आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कि कोई सामान खरीदा उसके कोई विवाद है तो इसमें आप FIR दर्ज ही नहीं करेंगे, तो इस तरह से थाने के दरवाजे बंद करना ये उचित नहीं है। इसके लिए तो पहले कानून में बदलाव लाना था। शुभम जी, एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही एक मामले की हियरिंग में कहा दहेज हत्या जो है वो समाज का एक गहरा कलंक है। और आपको एक जानकारी दे दें कि देश में आज भी हर दिन 4 महिलाओं की मौत या कह लीजिए हत्या एक दहेज इशू के ही पर पॉइंट ऑफ व्यू हो रही है। फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट इतना संजीदा है, इतना गंभीर है, ऐसे में यूपी DGP का ये ऑर्डर, अगर कोई महिला उसके अगर ससुराल वाले मिलके उसकी हत्या कर देते हैं और 4-5 दिन लाश ऐसे ही पड़ी रहती है, छुपाए रखे रहते हैं, तो महिला की जो रियल मां है उसकी तो कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर वो जाएगी भी अपने थाने की हमारी बेटी को मार डाला गया है, फिर भी आप सुनेंगे नहीं, आप FIR ही नहीं करेंगे, क्योंकि दहेज हत्या का अगर वो आरोप भी लगा रही है तब भी आप सुनेंगे नहीं, सिंपल मर्डर को भी आप इंटरटेन नहीं करेंगे। तो इस तरह के आदेश को, क्या आपको लगता नहीं है ये जो आदेश है अपने आप में एक विरोधाभास की स्थिति पैदा कर रहा है? देखिए, हमें इससे भी पहले की स्थिति समझनी होगी कि जी प्लीज कैरी ऑन सर। दहेज हत्या तक पहुंचने से पहले दहेज की मांग होती है। दहेज की मांग के बाद वो पूरा ना होने पर प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित भी एक दिन एक पहर में नहीं होता, ये अधिकांश मामलों में काफी लंबे समय तक चलती है प्रताड़ना भी।
अब इस प्रताड़ना के दौरान अगर वो महिला थाने गई तो आप तो साहब थाने के दरवाजे बंद किए बैठे हो कि हम कोई एफआईआर नहीं करेंगे। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक तरफ उच्चतम न्यायालय दहेज हत्या जैसे मामलों पर बड़ा गंभीर है, उनका संज्ञान ले रहा है, उन पर अपना समय जाया कर रहा है, उन पर टिप्पणियां कर रहा है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के इतने बड़े अधिकारी द्वारा ये सर्कुलर कि हम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में फौरा बड़ी आसानी से एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। जब तक सीरियस, उसके दो एक्सेप्शंस भी डालेंगे, सीरियस इंजरी होगी तब तो साफ कर लेंगे, मतलब चोट लगने का भी इंतजार करना है हमें अभी कि जब इंजरी भी सीरियस होगी तो ही हम एफआईआर दर्ज करेंगे, अगर सिंपल इंजरी होगी तो हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। तो ये तो कानून विरोधी सर्कुलर सा प्रतीत हो रहा है। ठीक बात कर रहे हैं। बजाय सुमन जी, क्या आपको लगता नहीं कि इस मामले पे पीआईएल दाखिल होनी चाहिए? डीजीपी का ये जो आदेश है ये व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। मतलब अगर देखा जाए तो दहेज हत्या का मामला हो या घरेलू हिंसा का, तमाम ऐसे मामलात आ रहे हैं घरेलू हिंसा के जिसमें ननद और सास और ससुर और हस्बैंड मिल के मार रहे हैं। अब वो महीना 15 दिन मारी गई, उसके बाद अगर उसने हिम्मत करी थाने में जाके कि साहब हमारे खिलाफ इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आप प्राइमा फेसी ना आप एक्शन लेंगे, ना आप एफआईआर करेंगे, ना ही आप कोई सो मोटो की तरह पुलिस वहां पहुंच जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी। पुलिस तो पल्ला झाड़ेगी कि भाई साहब परिवार के लिए हमारे पास कोई इस तरह का आदेश आया नहीं है, आप कोर्ट जाइए। तो ये एक जो मामला किया गया है डीजीपी के द्वारा, मुझे लगता है इस पर प्रॉपर होमवर्क उन्होंने नहीं किया है, अपनी बला टालने के लिए शायद ये, मुझे लगता है ये कोशिश उन्होंने की है। और इस आदेश को तो मुझे लगता है वापस करना ही चाहिए उन्होंने कि आपके यहां आप बोझ है अगर थानों में, तो आप इसे बिल्कुल नजरअंदाज के तरीके से थोड़ी आप देख सकते हैं कि जो पीड़िता आ रहा है, पीड़ित पक्ष आ रहा है, हम सुनेंगे ही नहीं। तो फिर तो सर पूरे यूपी में 75 जिलों में एनआरकी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। शुभम जी। जी देखिए, खास तौर से 498A के मुकदमों के लिए एफआईआर से पहले जांच पहले भी होती रही है। हाँ। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जांच करने के उपरांत पीड़ित पक्ष, संबंधित पक्षों के बयान लेने के उपरांत ही इस स्थिति में पहुंचता था कि अपने विवेक का उपयोग कर कि उसे एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी है। यहां पर वो विवेक इस्तेमाल करने की स्थिति भी समाप्त हो गई। हाँ। कि अब तो जांच का भी कोई औचित्य नहीं है कि वो जांच भी करेगा, वो सीधे सीधे उसी सर्कुलर का संज्ञान लेकर अगर कोई ग्रेवियस इंजरी नहीं है, कोई बहुत अधिक चोट नहीं लगी है, तो वो उससे पल्ला झाड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये इसे वापस होना चाहिए। और एटलीस्ट ये जितने समय भी प्रभावी रहेगा, ये बड़ा उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये वापस होते होते भी अच्छा खासा समय ले लेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। सुमन जी, मुझे लगता है कि शायद डीजीपी के लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने शायद प्रॉपर होमवर्क नहीं किया है कि मतलब दूसरे पक्ष को समझने की कोशिश नहीं की है। अगर तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो ना उन्होंने जो क्राइम हो रहा है महिला के साथ या घरेलू हिंसा की चीजें हो रही हैं या दहेज हत्या को लेकर या पति पत्नी के बीच में जो विवाद हो रहे हैं, उसे मुझे लगता है कि प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया, उसकी ग्रेविटी को शायद पैमाने पर तौला नहीं गया और एक तरफा ये आदेश कर दिया गया है। ये मुझे ऐसा प्रतीत तो यही हो रहा है। अगर हम यूं देखें कि उसके अगर असेसमेंट करें, अगर कहीं ना कहीं उसका एक एक बिंदु पर अगर छिद्रान्वेषण भी आप करेंगे तो भी मुझे ये लगता है कि डीजीपी ने अपनी बला टाली है कि बवाल खत्म करो, इस तरह का आदेश कर दो। मुझे लगता है शायद आप भी सहमत होंगे और तमाम विधि एक्सपर्ट भी इसी राय के लिए सहमत भी होंगे और ये आदेश अब वापस होना चाहिए। एक बात, ये तो अब इशू रहा। शुभम जी, एक बात और करना चाहते थे। प्रयागराज हाईकोर्ट ने शादीशुदा पुरुषों के लिए लिव इन जो है वो बिल्कुल छूट दे दी है। मतलब यानी कि हम कोई व्यक्ति मैरिड है
तो वो किसी और दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। ये कोई अपराध नहीं है। क्या इससे लगता नहीं है कि थोड़ा सा समाज में एक अलग सी भ्रांति पैदा होगी? जी, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ये कि डबल बेंच जे मुनीर साहब और ऑनरेबल जस्टिस तरुण सक्सेना जी ने एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया। उसमें जी जी। एक कमेंट आया कि मैरिड मैन जो है वो अगर लिव इन रिलेशनशिप में है या कोई भी मैरिड पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में है विद अनदर एडल्ट और उनकी कंसेंट के साथ, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। इसको हमें यूं नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने छूट दे दी या उन्होंने इसे लीगलाइज कर दिया। उनका कहना सिर्फ इतना था कि सोशल नॉर्म्स और पब्लिक ओपिनियन से कोर्ट एक्शन नहीं ले सकती। जी माना कि सामाजिक परिस्थितियों में समाज के नियमों के अनुसार ये गलत है कि एक विवाहित पुरुष या महिला शादी से इतर कोई संबंध बनाए, लेकिन उसे अपराध की श्रेणी में ला देने के लिए न्यायालय कानून से बंधी हुई है। तो ये जो तथ्य है इसे उन्होंने अपने जजमेंट से सामने रखा और मोरल्स कोर्ट के एक्शंस को डिक्टेट नहीं कर सकते। जी। उन्होंने उस पिटीशन में जो पिटिशनर थी उनको प्रोटेक्शन भी दिया कि आपको कोई लाइफ थ्रेट ना पहुंचे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑनरेबल कोर्ट के ओपिनियन को ऐसे देखने की बजाय कि उन्होंने छूट दे दी लिव इन रिलेशनशिप में रहने की, या ये कहें एडल्ट्री कमिट करने की छूट दे दी, उसकी बजाय ऐसे देखना चाहिए कि कानून में एक गैप है, एक लैक्यूना है, एक वैक्यूम है कि इस तरह के अपराधों को किस सेक्शन में हम ट्राई आउट करें। ये उन्होंने कमी उजागर करी है। तो इसे लेजिस्लेचर के पाले में डाल दिया है कि यदि वो उचित समझे, पब्लिक ओपिनियन हो, तो एडल्ट्री और इसको जो है ऑफेंस डिक्लेयर करे। ठीक बात कर रहे हैं शुभम जी, मगर इस मसले को नजीर बनाकर थोड़ा सा इसका मिसयूज नहीं किया जा सकता है क्या? समाज में तो इसी तरह के लोग हैं कि वो थोड़ा सा उनको अगर लूज बॉल मिलती है तो फिर वो उसका मिसयूज करने ही लगते हैं। आपको क्या लगता है कि मंशा वैसी नहीं है कोर्ट की, हाई कोर्ट की इस तरह की मंशा नहीं है, लेकिन मंशा वो जमीनी तौर पर अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाने लगेगा तो मुझे लगता है कि समाज में एक अजीब सा क्वैश पैदा हो जाएगा। उस पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है शायद आपके जरिए थोड़ा लोगों को इस बात की भी जानकारी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हों हाई कोर्ट के नॉलेज में, लेकिन हाई कोर्ट ने एक मामले पर यह किया है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपसे भी जानना चाह रहे थे। नहीं, ऐसा है, माननीय न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन उसमें निहित सारे कानून और जो परिस्थितियां बताई गई हैं उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए। कभी भी कोर्ट के जजमेंट्स, ऑर्डर्स, कमेंट्स का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा घातक हो जाएगा। और रही बात कि ये कोई भ्रांति ना फैला दे, तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए हमें ये समझना होगा, ये पिटीशन थी उस लेडी की तरफ से जो मैरिड मैन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, और उसने सिर्फ इतनी मांग करी थी कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे घर वाले हमको लाइफ थ्रेट्स दे रहे हैं कि हम एक मैरिड मैन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, तो हमें हमारी जान माल की रक्षा करी जाए। कोर्ट ने अपना दायित्व निभाया और संबंधित पुलिस अधिकारी को यह निर्देशित किया कि आप इसकी जान माल की सुरक्षा करिए। उसी दौरान क्योंकि अन्य पक्ष भी मौजूद थे, उन्होंने जब इसको ऑफेंस कहा बार बार कि ये कमिट कर रहे हैं, तो उसी पे ये कमेंट आया कि भाई आज के मौजूदा बीएनएस में कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है या आईपीसी में कि हम मैरिड एडल्ट्स अगर किसी के साथ लिव इन में है तो हम उसे ऑफेंस डिक्लेयर कर दें। तो यदि ऑफेंस हम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे तो हम पनिश कैसे करेंगे?
तो जी। बस इतनी सी ही कानून की ही जो एक वैक्यूम है, एक गैप है, या ये कहें कि एक कानून की परिस्थिति, उसे दर्शित किया है। कोर्ट ने किसी भी रूप में सोशल नॉर्म के अगेंस्ट या पब्लिक ओपिनियन के हाँ। अगेंस्ट अपनी राय नहीं व्यक्त करी है। बस इतना इतना जरूर स्पष्ट किया है कि कोर्ट पब्लिक ओपिनियन की बंधक नहीं हो सकती। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। शुभम जी, एक बात और आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। अदालतों का जो मौजूदा रुख है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, बहुत मतलब ग्रासरूट लेवल से जुड़ा हुआ जो अप्रोच है उनका दिख रहा है। मतलब जो धरातल पे चीज़ें दिख रही हैं, जो समस्याएं सामने आ रही हैं, जो लोगों की बातें सामने आ रही हैं, विवाद जिस तरह के सामने आ रहे हैं, उसी पर अदालतों का एक रुख आ रहा है। आपको क्या लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में एक अदालत को लेकर जो एक बात थी कि हाँ विश्वास था, वहां पर थोड़ा सा संशय की स्थिति भी बीच बीच में कभी कभी जन्म ली, उसको शायद मुझे लगता है कि इधर 2 4 6 महीने के बीच के अंतराल में अगर आप कमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आ रही हैं वो बहुत संजीदा हैं। उनमें लगता है कि चीज़ों को समझा गया है, उसके बाद एक टिप्पणी की गई है। आने वाला वक्त आप क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अदालतों का रुख है वो मानव जात के लिए, कल्याण के लिए ही रहेगा ना? जी, हम ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में हमेशा ही न्यायालयों ने अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाया है। और हाल के समय में जितनी हायर जुडिशरी है, ऑल दी हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट, इनके ऑनरेबल जजेस ने उन मुद्दों पर कमेंट करने से परहेज नहीं किया जो आम आदमी के मुद्दे थे। जी जी। फिर चाहे उनको स्वयं उनका कॉग्निजेंस लेकर उसमें कार्रवाई क्यों ना करनी पड़ी हो, तो ना वो उन पे कार्रवाई करने से चूके। फिर चाहे रेरा का मुद्दा हो, चाहे कि कोई महिला अपराध को लेके मुद्दा हो, जो हाल ही में आपने दहेज हत्या का जिक्र किया, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोले। तो इसलिए कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं रहा जो आम आदमी का ना हो, बल्कि कि इंडस्ट्रियलिस्ट का मुद्दा हो या सरकार से रिलेटेड हो। तो ना गवर्नमेंट ड्रिवन रही हमारी जुडिशरी हाल में, ना इंडस्ट्रियलिस्ट या इकोनॉमी ड्रिवन रही। वो केवल आम आदमी के विषय में जो भी उसको उचित लगा उसने बिना किसी परहेज के कार्य किया है। तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। एक सशक्त लोकतंत्र में जी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इतनी मुखर जुडिशरी का होना बहुत आवश्यक है। ये तो बिल्कुल सराहनीय है। और कलेजियम सिस्टम से भी ऐसी जुडिशरी प्रोएक्टिव हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक बात, ठीक बात है कह रहे हैं आप। शुभम जी, जैसे दहेज हत्या के पॉइंट ऑफ व्यू पे सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरह की टिप्पणी का इस्तेमाल किया है और जिस तरह की बातें उन्होंने, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है, उनका बड़ा ताज्जुब होता है कि 75 76 साल हमको आज़ादी के हो गए और हम 2047 में विकसित भारत का सपना भी देख रहे हैं, हम एडवांस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कुरीति जो है वो समाज में कम होने की बजाय उसमें इजाफा क्यों हुआ है, ये मतलब कोर्ट के भी समझ से परे था। तो आपको लगता नहीं कि इसमें सामाजिक तौर पर वो सारे ताकतों को भी अब एकजुट होना चाहिए जो इस कम से कम इस कुरीति को खत्म कर दें, बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दें? ये तो एक मतलब मुझे लगता है उन्होंने गहरा कलंक बताया है समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए एक गहरा कलंक बताया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि सरकार के लेवल पे, सामाजिक संगठनों के लेवल पे और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी तरफ से भी और जो एलीट क्लास है उसके ओर से भी एक सामूहिक प्रयास नहीं होना चाहिए कि हम इस पर एक माइंडसेट बनाएं लोगों का? जी, दहेज प्रथा जो है, फिर चाहे वो शादी से पहले मांगे गए वस्तुओं का या पैसे का डिमांड हो या शादी के बाद, जी। ये दोनों ही समाज के लिए, एक सशक्त समाज के लिए बड़ी घातक हैं। एक महिला
एक स्त्री, हमारी बेटी जिसकी शादी होने वाली हो और उसको पता हो कि उससे शादी के लिए जो है उसके पिता को सारी परेशानी उठाकर पैसा देना पड़ता है, तो ये तो समाज के दृष्टिकोण से बड़ी ही निम्न स्तर की बात है। जी जी। हालांकि इसमें इसमें सुधार भी आ रहा है, जैसे जैसे खास तौर से जो अर्बन इंडिया है उसमें कुछ हद तक तो सुधार है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों एक स्तर की शिक्षा प्राप्त किए होते हैं, एक स्तर की अधिकांश मामलों में जॉब में होते हैं। तो अर्बन इंडिया में तो फिर भी थोड़ा सा ये कंट्रोल में आ रहे हैं, या ये कहें कि समाज की डे टू डे प्रैक्टिस से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। लेकिन लोअर मिडिल क्लास या रूरल इंडिया में आज भी इसको बड़ा दहेज को आम प्रैक्टिस की तरह उसमें प्रचलन में है। जी जी। तो रूरल इंडिया और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में इसको जो भी हमारे सामाजिक प्रतिष्ठान है, खास तौर से धर्म की बात लोग बहुत मानते हैं, धार्मिक प्रतिष्ठानों की, धार्मिक गुरुओं की, उनको इसमें आगे आना चाहिए और लोगों के बीच एक राय एक बनवानी चाहिए कि दहेज का हम बिल्कुल सिरे से इसका निष्कासन कर दें, इस प्रथा का, कि ना शादी के बाद ना शादी के पहले हम दहेज प्रथा को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक बात। जिसको भी ये पता भी लगे कि इस शादी में दहेज लिया जा रहा है या इसकी मांग हुई है, आप बिल्कुल अपने रिश्तेदारों का बहिष्कार कीजिए, वहां पे विरोध अपना व्यक्त करिए, क्योंकि दहेज से कोई एक पीड़ित नहीं है, सभी पीड़ित होते हैं। तो इसको हमें अपने समाज से हटाने के लिए जो कुछ भी हो सके, धर्म गुरुओं का इसमें पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, एनजीओस का बहुत जरूरी है, सरकार का विज्ञापन, टीवी सीरियल्स आदि के द्वारा बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल कार्य करने चाहिए। कानून, कोर्ट ने यही कहा, पीड़ा यही थी कि कानून तो 75 साल से है, लेकिन केवल कानून किसी प्रथा को खत्म अकेले करने के लिए सशक्त नहीं है। उसके लिए हमें आगे आना होगा और खुद तय करना होगा कि दहेज प्रथा हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। ठीक बात है, ठीक बात है। शुभम जी, बड़ी अच्छी सी हम लोगों ने चर्चा की है और तमाम डीजीपी के जिस तरह के आदेश को है उस पर भी आपने तफसील से विश्लेषण किया है और अल्टीमेटली ये आपने बिल्कुल बता भी दिया है कि इसमें पीड़ित पक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, उसे जूझना ही पड़ेगा अपने न्याय के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। आपने देखा शुभम जी ने अपनी अपनी बात रखी है। डीजीपी ने जिस तरह से, यूपी के डीजीपी ने जिस तरह के आदेश किए वो एक अलग पहलू हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ी एक जानकारी और दे रहा हूं। अमेरिकी अदालत में मेटा और गूगल ने ऐसे फीचर बनाए हैं, एक बात कही है उसने कि जिससे युवाओं में लत लग रही है। शायद ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत में भी अब सोशल मीडिया का प्रयोग नाबालिगों के लिए उस पर भी प्रतिबंध लगाया सकता है। बहरहाल वो तो सरकार का अपना आउटलुक है, लेकिन यूपी पुलिस ने पति पत्नी के बीच सीधे एफआईआर न करके, विवादों के बीच, जो अगर आपके पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और सीधे एफआईआर न करके परिवाद की पैरवी कर दी है, यह कहीं ना कहीं कितना फायदा देगा और कितना नुकसान देगा पीड़ित पक्ष को, ये अभी मुझे लगता है इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दहेज पीड़ित महिला के लिए आगे का सफर बड़ा कठिन भरा होगा इस आदेश से। एक बात और, न्यायालय संजीदा हो गया है और वो दिखने लगा है। चलते चलते किसी ने सच कहा है कि पति पत्नी पर हाथ तब उठाता है जब वो गलत होता है और उसको अपना गुनाह छिपाना होता है। पत्नी पति से मार तब खाती है जब वो सही होती है और उसे रास्ता बनाना होता है। धन्यवाद।